आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म ज्ञानलॉजी 360 डिग्री चैनल में। और मैं आपके बीच आया हूं आज लेकर के इंडियन ज्योग्राफी। चलिए इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में पहला चैप्टर जो है उसका नाम है, क्या नाम है भाई? भारत की भौगोलिक अवस्थिति। भारत की भौगोलिक अवस्थिति इस चैप्टर का नाम है। और ये आपको आधारित स्रोत कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेंगे? तो ये आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेंगे भाई? आधारित स्रोत कहाँ पे देखने को मिलेंगे? तो ये आपको देखने को मिलेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 6 हमारा देश भारत। ये फिर आपको ये सोर्स कहाँ देखने को मिलेंगे? क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 भारत की आकार और स्थिति। फिर आपको क्लास 11 में देखने को मिलेंगे चैप्टर नंबर 1 भारत की स्थिति। तो ये जो है मैं पूरी तरह से एनसीईआरटी को कंबाइंड करा के लेकर आया हूँ। कंबाइंड कि आपको दोबारा जब एक बार आप भारत की भौगोलिक अवस्थिति को एक बार जब पढ़ लेंगे आप, तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहली तो बात तो ये है। और रही बात, हम इससे पहले सेशन चला रहे थे द ऑफिसर एकेडमी वाले शशि शरण सर का एनसीईआरटी 360 डिग्री को मैं लेकर के चल रहा था, पर ऐसा हुआ कि मेरे चैनल जो है उन्होंने रिमूव करवा दिए। ये दूसरा चैनल है आपका, याद रखेंगे ये दूसरा चैनल है। तो मैं हिम्मत नहीं हारा, सोचा कि भाई वो रिमूव करवा दिए तो कोई बात नहीं है, पर मैं हिम्मत नहीं हारा। मैं सोचा कि उससे बढ़िया कंटेंट आपको दूंगा। मैं सच में बता रहा हूं कि अगर उससे बढ़िया कंटेंट नहीं हुआ ना तो इसके बाद मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। पर एक बार आप जरूर देखना इसको। मैं गारंटी कह रहा हूं कि जो एनसीईआरटी 360 डिग्री जो शशि सरन ने लॉन्च किया है उससे ये बेहतर कंटेंट है और बेहतर क्वेश्चन है और बेहतर व्याख्या है। मैं गारंटी के साथ ये वादा कर रहा हूं आपसे, एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना पूरा। आपका दिल अगर खुश नहीं हुआ ना आपका, तो फिर ये मेरा वादा है। तो चलिए हम लोग इसमें पहला चैप्टर पे पहला प्रश्न में आते हैं। और हमने आपको बताया इसका सोर्स कहाँ कहाँ है, तो 6 में है, 9 में है और 11 में है। पहला ये क्वेश्चन आता है। पहला प्रश्न क्या कहता है, जरा ध्यान देंगे। पहला प्रश्न कहता है कि भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो भाई इन निम्नलिखित कथन पर विचार कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? भारत पूर्णतः उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। जी हाँ, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम तक है। तो क्या ये बताइए इनमें से कौन सा सत्य है? तो बताएंगे सत्य कौन सा है। क्या लग रहे हैं आपको आंसर? 1 2 या 2 3 या 1 2 1 3 या 1 2 3? तो इसके आंसर हो जाएंगे केवल ए हो जाएगा। क्यों आंसर ए होगा? क्योंकि यहां पर देखो क्या कह रहा है, तीसरा ऑप्शन, तीसरा पॉइंट को पढ़ो। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री क्या कह रहा है कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के पश्चिम बोल दिया। क्या बोल दिया? पश्चिम नहीं, पूरब में स्थित है, पश्चिम में स्थित नहीं है। बाकी 97 डिग्री 25 मिनट सब कुछ ठीक है, पर यहां पर पश्चिम की जगह पर पूरब होना चाहिए था। समझ में आ रहा है बात? जी हाँ, तो इसलिए इसके आंसर 1 और 2 हो जाएंगे। चलिए हम लोग आंसर पे आ जाते हैं। इसके आंसर क्या है भाई? तो इसके आंसर ए है। ए विकल्प, सही विकल्प ए। चलिए अब हम लोग इसको पढ़कर समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, समझिएगा। यहां पर कह रहा है, चलिए देखिएगा क्या कह रहा है कि भौतिक दृष्टि से भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। यदि देशांतरीय दृष्टि से देखें तो यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम भौतिक दृष्टि से भारत को, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर देशांतरीय स्थिति से देखें, यानी हम अक्षांश की स्थिति से देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, और अगर देशांतरीय स्थिति से देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध में है। समझ में आया?
भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 4 मिनट 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। पहला और दूसरा कथन सत्य है, मतलब ये कथन क्या कर रहा है कि सत्य है। ठीक है, कथन तीसरा गलत क्यों है, देखिए यहां पर तीसरा कथन क्यों गलत है वो भी हमने बताया आपको। तीसरा कथन गलत है क्योंकि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 37 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, ना कि पश्चिम में। समझ में आया? ये बताओ कि इसके व्याख्या से आप मोटिवेट हुए कि नहीं। प्योर एनसीईआरटी है, प्योर एनसीईआरटी, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। इस तरह से पढ़ लोगे ना तो आपका टीआरई हो या बीपीएससी हो या ऑल एग्जाम, कोई एग्जाम भी हो, आप आराम से क्लियर कर सकोगे, ये गारंटी है, मेरा वादा है। पर बस मेरे पे एक बार भरोसा करके एक बार इस वीडियो को पढ़ लो, एक बार मेरे चैनल से पढ़ लो। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, यहां पर दूसरा नंबर प्रश्न को समझिएगा। कहता है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, यह भारत को किस प्रकार विभाजित करती है। वाह, ये सवाल है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 7 राज्यों से असमान भागों में बांटती है क्या भाई, 8 राज्यों से लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है क्या, 9 राज्यों से 3 बराबर भागों में बांटती है क्या, 6 राज्यों से केवल उत्तरी भाग में बांट है क्या। तो बताइए कि इसके आंसर क्या हो जाएंगे। तो आपको तो इसका आंसर एकदम आराम से पता है कि क्या हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। चलिए इसके व्याख्या पर आ जाते हैं। इसके आंसर क्या हो जाएंगे, बी जो है वो सही हो जाएंगे, बी जो है वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और यहां पर आप व्याख्या देख लो, यहां पर व्याख्या देख लो, क्या व्याख्या है भाई कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, बीच से होकर गुजरती है और देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इससे उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंध और दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में आता है। यानी उत्तरी भाग जो है वो उपोष्ण कटिबंध में बढ़ जाता है और दक्षिणी भाग जो है वो उष्ण कटिबंध में बढ़ जाता है। तो यहां पर अब आ जाओ, पहले देख लो यहां पर क्या कह रहा है कि गुजरने वाले 8 राज्यों से गुजरने वाले कर्क रेखा जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर बताया गया है, पश्चिम से पूरब की ओर बताया गया है। देखो यहां पर क्या है भाई, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, और आप इसके सूत्र भी याद कर सकते हो, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये पुराने ट्रिक हो गए हैं पर आपको पता होगा तो अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं तीसरा प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या कहता है जी, चलिए तीसरा प्रश्न को पढ़ लेते हैं, क्या कहता है, चलो यहां पे देख लो। भारतीय, क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न कि भारतीय मानक समय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, कौन सा मिलान जो है वो सही है, ये बोल रहा है। तो बताइएगा कि कौन सा मिलान सही है। चलिए अब यहां पर आ जाइए। पहला कह रहा है कि मानक यमयोत्तर 82.5 डिग्री पश्चिम देशांतर में है। अच्छा ठीक है। दूसरा कह रहा है कि स्थान नैनी प्रयागराज में दिए गए स्रोत के अनुसार मिर्जापुर या मिर्जापुर में स्थित है। क्या है? तीसरा कह रहा है कि समय अंतर ग्रीनविच से 5 घंटे पीछे है। डी ऑप्शन कह रहा है कि देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है। तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा, आपको क्या लग रहे हैं आंसर? तो इसके आंसर हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे डी। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। जी हाँ, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? डी। डी जो है वो सही विकल्प है। तो चलिए यहां पर हम लोग समझते हैं अब पॉइंट को, व्याख्या को समझते हैं। देखिए व्याख्या क्या कहता है, भारत का मानक समय बताने वाली देशांतर अर्थात मानक यमयोत्तर,
मानक याम्योत्तर 82.5 डिग्री पूरब देशांतर है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर प्रयागराज के निकट से होकर गुजरती है। यह पूरे देश के लिए मानक समय निर्धारित करती है। यह पूरे देश के लिए मानक समय क्या करती है? निर्धारित करती है। यहां पर आ जाओ, यहां पर क्या है भाई, जो कथन ए जो कथन था वो और सी कथन जो था वो गलत था। 82 डिग्री पश्चिम नहीं बल्कि पूरब सही है। भारत का समय ग्रीनविच मध्य 5 घंटे, याद रखना 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ना कि 5 घंटा। तो ये सब पॉइंट को दिमाग में रख लेना। और एक और बात आप दिमाग में रख लेना कि भारत में जो याम्योत्तर जो है, भारत में जो याम्योत्तर है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो है, पहला आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर आएगा आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य जो हैं, ये 5 राज्य से होकर गुजरती है। कौन भाई? भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें नहीं था, इसलिए हमने आपको ये पॉइंट जो है बता दिया। अब आ जाते हैं हम लोग चौथा प्रश्न पे आ जाते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न क्या कहता है कि भारत का पूरब से पश्चिम तक के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर क्यों पाया जाता है? क्यों पाया जाता है? तो पहला है अक्षांशीय विस्तार से अधिक अंतर के कारण, देशांतरीय विस्तार से लगभग 30 डिग्री के अंतर के कारण, हिमालय पर्वत की स्थिति के कारण, कर्क रेखा के झुकाव के कारण। तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके आंसर हो जाएगा, आपको पता है, इसके आंसर हो जाएगा बी, देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 मिनट के अंतर के कारण। देखिए अब यहां पर आ जाइए, सही विकल्प क्या है? बी है। अब आ जाइए इसकी विस्तृत जानकारी पर। विस्तृत जानकारी पे आ जाइए। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के, यानी गुजरात से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश तक है। इन दोनों अंतिम बिंदुओं के मध्य का अंतर लगभग 30 डिग्री का है। अंतर कितना है? 30 डिग्री का है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए एक डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। चूंकि भारत का विस्तार काफी चौड़ा है, इसलिए सूर्य की किरणों को पूरब से पश्चिम भाग पहुंचने में लगभग जो है समय का 2 घंटे समय का क्या है? अंतर है। कितने घंटे का समय का अंतर है? तो 2 घंटे समय का अंतर है। अब 30 को 4 से गुना कर दो, 4 गुने 30 करोगे आप तो 3 चौके 12, 120 मिनट हो जाएगा। अब 120 मिनट में होता है 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, तो 120 मिनट में हो गया 2 घंटा, इसलिए 2 घंटे का अंतर है। यहां पर गुना करके समझा भी दिया है कि 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 5वां प्रश्न पर। 5वां प्रश्न क्या कहता है जरा समझेंगे। 5वां प्रश्न कहता है कि अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर भारत के कटिबंधीय विभाजन का सही विकल्प चुने। बोल रहा है अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर भारत के कटिबंधीय विभाजन का सही विकल्प चुने। भारत कह रहा है, पहला एक कह रहा है संपूर्ण भारत पर उष्ण कटिबंध में स्थित है। दक्षिण भाग उष्ण कटिबंधीय और उत्तर भाग उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। उत्तरी भाग शीत कटिबंध है और दक्षिण भाग उपोष्ण कटिबंध है। तो इनमें से आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे बी। याद रखेंगे, इसके आंसर हो जाएंगे बी, यानी ये आंसर होगा सही। देखिए आंसर पे आ जाइए, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक, अब यहां पर हम लोग पढ़ करके व्याख्या को, विस्तृत व्याख्या को पढ़ करके समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। अक्षांशीय रेखा के आधार पर भारत का दक्षिणी भाग जो भूमध्य रेखा से अधिक करीब है
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। दक्षिणी भाग जो भूमध्य रेखा से विषुवत रेखा से काफी करीब है, वो कहां आता है? तो वो आता है, वो आएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, याद रखेंगे। और वहीं कर्क रेखा के उत्तर वाला भाग यानी उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंध या कोष्णशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है, याद रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है यहां पर, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, इसलिए भारत पूरी तरह से किसी एक जलवायु कटिबंध में नहीं आता है। यह उष्ण और उपोष्ण के दोनों का मिश्रण है। दोनों का क्या है भाई? मिश्रण है। और छठा प्रश्न पे आ जाते हैं। छठा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। छठा प्रश्न क्या कहता है यहां पर देखेंगे। छठा प्रश्न कहता है कि भारत के अंतिम और भौगोलिक बिंदुओं के संदर्भ में मिलान करें। चलो भाई मिलान कर लो, इसको मिलान करना है। तो आपको तो पता है कि दक्षिणतम बिंदु क्या है भाई? तो दक्षिणतम बिंदु, सबसे पहले उत्तरी बिंदु आप देख लो। दक्षिणतम बिंदु आपको पता होगा इंदिरा पॉइंट है दक्षिणतम बिंदु। फिर पश्चिमतम बिंदु क्या है? पश्चिमतम बिंदु है गुहार मोती, है ना। उत्तरी बिंदु क्या है? तो उत्तरी बिंदु है आपका इंदिरा कौल। फिर आपका पूर्वी बिंदु क्या है? तो पूर्वी बिंदु है आपका कीबिथु। तो ए का कहां जा रहा है भाई? तो ए का जा रहा है 4। तो ए का 4 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। बी 2 का कहां जा रहा है भाई? तो 2 का जा रहा है 3। 2 का जा रहा है 3। तो 2 का 3 किस में है? इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों अभी आंसर हो सकते हैं। 3 का कहां जा रहा है भाई? तो 3 का जा रहा है पश्चिमी बिंदु गौहर मोती, ठीक है, गौहर मोती। तो गौहर मोती यानी बी का जा रहा है, 3 का जा रहा है 2। तो 3 का 2 सिर्फ इसमें है, इसलिए आपके आंसर हो जाएंगे ए। समझ आया? जी हाँ, तो ये है आंसर। चलिए अब हम लोग आते हैं विस्तृत जानकारी पर। तो विस्तृत जानकारी यहां पर देख लो। विस्तृत जानकारी क्या है भाई? चलो जानकारी क्या है? जानकारी कह रहा है कि उत्तरी बिंदु लद्दाख इंदिरा कौल, है ना। उत्तरी बिंदु लद्दाख इंदिरा कौल, लद्दाख में क्या है? इंदिरा कौल। दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार में क्या है? इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट या पाइसन पॉइंट भी कहते हैं, याद रखना। पश्चिमी बिंदु गुजरात में है, जिसे गौहार मोती कहते हैं। और पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है, जिसे कीबिथु भी कहते हैं, कीबिथु कहते हैं। चलिए कुछ विशेष जानकारी याद रखेंगे। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। परंतु भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। हाँ, ये भी पॉइंट को जानना जरूरी है। भारत का जो है वो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। अब भारत का सबसे सुदूर जो दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। चलिए आ जाइए हम लोग 7वां नंबर प्रश्न पर। 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। लो आ गया 7वां नंबर प्रश्न। इंदिरा पॉइंट की अक्षांश ये स्थिति क्या है? इंदिरा पॉइंट की अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो क्या लग रहे हैं इंदिरा पॉइंट की अक्षांशीय स्थिति आपको बताएंगे। देखिए रही बात यहां पर ए में कह रहा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश ये किसकी स्थिति है? तो ये है कन्याकुमारी की स्थिति। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश ये इंदिरा कौल की ये है स्थिति है। अच्छा ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये तो भारत को 2 भागों में बांटती है। तो इसके आंसर हो जाएंगे सी। क्या हो जाएंगे इसके आंसर? सी हो जाएंगे। याद रखेंगे इस बातों को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और आ जाते हैं इसके पॉइंट पर, इसके व्याख्या पर आ जाते हैं। चलिए व्याख्या को देख लेंगे। व्याख्या कहता है क्या? भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी अक्षांशीय स्थिति 6 डिग्री 45 मिनट है। याद रखेंगे इसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है? 6 डिग्री 45 मिनट है। इस बातों को दिमाग में रखना है। 2004 की सुनामी में इसका एक बड़ा भाग समुद्र में जलमग्न हो गया था। इसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट या
पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। याद रखेंगे इसको, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग, 8वां प्रश्न पे आ जाइए। 8वां नंबर प्रश्न क्या है? क्या आपको मजा आ रहा है? क्या आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो हमें हमारे सेशन को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, जरूर से जरूर करना, क्योंकि मैं एक नया हूं और नया होकर के इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये समझ लो, भारत के क्षेत्रफल और वैश्विक स्थिति के बारे में असत्य कथन चुने। असत्य चुनना है कथन, याद रखेंगे। तो क्या चुनना है? असत्य कथन को चुनना है। चलिए भारत, यहां पर समझेंगे, यहां पर देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए यहां पे कह रहा है भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब क्या ये सही है? क्या लग रहा है आपको? चलिए दूसरा में आ जाइए, यह विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। भारत उत्तर से दक्षिण की दूरी, भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी, उत्तर से लेकर दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? और जो गलत है वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें से सवाल क्या किया है कि कौन सा कथन असत्य है। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि भारत के क्षेत्रफल के आधार पर भारत जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश है, कि ना कि 6ठा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। तो 8वां आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और चलिए व्याख्या की तरफ आ जाते हैं हम लोग, व्याख्या की तरफ आ जाते हैं। व्याख्या क्या कहता है कि कथन सी सत्य है, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ना कि 6ठा। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। आ जाओ आगे भाई। अन्य भौगोलिक माप भी महत्वपूर्ण है। भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की दूरी 2933 किलोमीटर है। तो इस बातों को दिमाग में रख लेना। अब यहां पर आ जाओ भारत के बारे में। भारत विश्व के 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है रसिया, फिर है कनाडा, फिर है यूएसए, फिर है चीन, चौथा नंबर पे चीन आता है, 5वां पे ब्राजील आता है, और 6ठा पे ऑस्ट्रेलिया आता है, और 7वां पे भारत आता है। तो इस बात को दिमाग में रख लेना। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं 9वां प्रश्न पे। 9वां प्रश्न क्या कहता है, जरा समझिएगा। 9वां प्रश्न कहता है कि भारत की सीमा रेखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करो। कर लेते हैं विचार। चलो इसमें क्या है भाई, भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छी बात है। द्वीपीय सहित कुल समुद्री तट से रेखा 7,516.6 किलोमीटर है। यानी बोल रहा है द्वीप के साथ कुल समुद्री तट की लंबाई जो कह रहा है, वो क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि 7,516.6 किलोमीटर है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पर विचार करें। केवल एक है कि केवल दो है, कि एक दो दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसके आंसर हो जाएंगे दोनों बातें सही हैं। दोनों बातें क्या है भाई? सही है। चलो जानकारी को देख लो, विस्तृत जानकारी को देख लो। यहां पे क्या करता है? स्थल सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। यह सीमा विभिन्न पड़ोसी देशों के साथ साझा की जाती है। मुख्य भूमि के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह को मिला करके भारत की कुल समुद्री तट रेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। ये बातें हैं, ये बातों को समझ लो भाई। आगे बढ़ जाओ और अगला प्रश्न आ जाता है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या कहता है, जरा समझिएगा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा के संबंध में क्या सत्य है? क्या सत्य है? यह तट रेखा से 24 समुद्री मील तक है। यह तट रेखा से 12 समुद्री मील 21.9
किलोमीटर तक है। ठीक है, अच्छा जी। यह इस क्षेत्र पर भारत का अधिकतम सीमित है। यह 200 समुद्री मील तक फैली है। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएंगे? प्रादेशिक जल सीमा बोल रहा है, तो प्रादेशिक जल सीमा हो जाता है 12 समुद्री मील। तो इसके आंसर बी हो जाएंगे 12 समुद्री मील। याद रखना है 12 समुद्री मील होता है प्रादेशिक जल सीमा। क्या होता है भाई? कितना होता है? 12 समुद्री मील। और अन्य आर्थिक क्षेत्र होता है 200। याद रखेंगे। तो यहां पर देख लो, व्याख्या को देखने के बाद ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब एनसीईआरटी से हैं, जहां तक कि व्याख्या भी एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। देखो, भारत की प्रादेशिक जल सीमा उसकी तटीय रेखा से 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर अंदर समुद्र तक विस्तारित है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 समुद्री मील वाले क्षेत्र पर भारत का पूर्ण अधिकार होता है। यह क्षेत्र मुख्य भूमि के समान ही माना जाता है। मुख्य भूमि के क्या माना जाता है? समान ही माना जाता है। देखो, समुद्री सीमाएं, ठीक है, यहां पर देखो क्या कर रहा है, एक यहां पर एक है समुद्री संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील तक यहां वित्तीय अधिकार और सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार होता है। मतलब आप 24 समुद्री मील तक यानी कि वित्तीय अधिकार सीमा शुल्क वसूल सकते हैं। ठीक है, अच्छा। अन्य जो आर्थिक क्षेत्र है, ठीक है, वो क्या है भाई? 200 समुद्री मील तक यहां संसाधनों के दोहन और वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार है। वैज्ञानिक अनुसंधान का क्या है? अधिकार है। यहां पर आप वैज्ञानिक संविधान का अधिकार कर सकते हो। चलिए 11 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है यहां पर समझ लेंगे। 11 प्रश्न कहता है कि भारत के भौगोलिक स्वरूप के संदर्भ में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश का क्या महत्व है? 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश का क्या महत्व है? चलिए 11 प्रश्न में तो ऑप्शन ए कह रहा है भाई कि यहां से हिमालय की शुरुआत होती है। ऑप्शन बी कह रहा है यहां से भारत का भूभाग हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। ठीक है, यहां से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, यह उत्तर भारत का सबसे अंतिम बिंदु है। यह उत्तर भारत का सबसे अंतिम बिंदु है। तो इसके आंसर हो जाएंगे बी। यहां से भारत का भूभाग हिंद महासागर का और संकरा होता गया है। और क्या होता गया है? संकरा होता गया है। देखो यहां पर समझो, यहां पर क्या कह रहा है? व्याख्या को समझो। व्याख्या क्या कह रहा है जरा समझिएगा। भारत के उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत स्थित है। वहां भूभाग चौड़ा है, लेकिन जैसे ही हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश में यह हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इस भौगोलिक संकुचन के कारण ही हिंद महासागर दो प्रमुख भागों में बट जाता है। पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी। याद रखना है जी। बात है, इस बातें को याद रखना है। आ जाइए आगे 12वां प्रश्न पे आ जाइए। 12वां प्रश्न क्या कहता है जरा इसको हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है, कौन सा देश शामिल नहीं है? बताएंगे कौन सा देश शामिल नहीं है भारतीय उपमहाद्वीप में। तो बताएंगे इसके आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसके आंसर हो जाएंगे पाकिस्तान हो गए, कि बांग्लादेश हो जाएंगे, कि चीन हो जाएंगे, कि नेपाल हो जाएंगे। तो इसके आंसर हो जाएंगे चीन। चीन जो है कभी भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं था। इस बातें को याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन देश जो है भारतीय उपमहादेश में शामिल है। तो यहाँ पर भाई, यहाँ पर समझ लो आप, यहाँ पर भारत शामिल था, पाकिस्तान शामिल था, नेपाल शामिल था, भूटान शामिल था, बांग्लादेश शामिल था। चलिए अब कुछ और भी व्याख्या पढ़ के समझ लेते हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान की पहाड़ियाँ, उत्तर पूरब में पूर्वांचल पहाड़ियाँ और दक्षिण में
हिंद महासागर तक ये फैला हुआ है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश शामिल है। चीन को शामिल क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि चीन इस भौगोलिक इकाई का हिस्सा नहीं माना जाता है, इस भौगोलिक इकाई का हिस्सा नहीं माना जाता है। आगे आ जाओ, 13वां नंबर प्रश्न पे आ जाइए। 13वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा समझिएगा 13 नंबर प्रश्न को। भारत का वर्तमान राजनीतिक प्रशासनिक स्थिति क्या है? जी हाँ, तो बताएंगे इसके आंसर क्या हो जाएंगे। इसका आंसर है, पहला दिया हुआ है 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसके आंसर डायरेक्ट बनाओ, डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता है इसका आंसर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसके आंसर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? इसके आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर कुछ व्याख्या पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे, दिए गए पाठ्य सामग्री के वर्तमान आंकड़े के अनुसार भारत में वर्तमान कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह भारत की नवीनतम राजनीतिक प्रशासनिक संरचना है, जिसमें जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन और दादर नगर हवेली तथा दमन दीप के विलय के बाद बदलाव आया। क्या आया? जम्मू कश्मीर के पुनः गठन हुआ और दादर नगर हवेली दमन दीप को मिला दिया गया, विलय कर दिया गया। ठीक है, देखो यहाँ पर अगस्त, यहाँ पर बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको समझिएगा। कह रहा है अगस्त 2019, अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि ये क्या था भाई? एक तरह से केंद्र शासित प्रदेशों में। पहले जम्मू कश्मीर जो था वो एक राज्य था, लेकिन 2019 अगस्त 2019 में इसको केंद्र शासित प्रदेश में घोषित कर दिया गया। और जनवरी 2020 को दादर और नगर हवेली, दमन और दीप का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये सब बात को अच्छे से समझ रखेंगे, ये सब बात को माइंड में अच्छे से घुसा रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अब आ जाइए एनसीईआरटी के थ्रू, चलिए अब आ जाइए हम लोग यहाँ पर मिलान करने वाला फिर से प्रश्न आ गया। मिलान करने वाला प्रश्न को देखिए, 14वां नंबर प्रश्न को देखिए। 14वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक मानक मील में कितना होता है? तो एक मानक मील में होता है भाई लगभग 1.6 किलोमीटर। एक मानक मील में लगभग 1.6 किलोमीटर होता है, इस बात को दिमाग में रख लेना है। एक समुद्री मील में कितना होता है? तो एक समुद्री मील में जो है वो ये होगा 1.8 किलोमीटर। तो 2 ठो तो कम से कम मैच हो गए, 2 ठो मैच हो गए, तो इसका आंसर तो हो जाना चाहिए। तो इसके आंसर देखते हैं, तो बी तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा। अब यहाँ पर 2 का मैच हो रहा है। अच्छा, मानक समुद्री मील जो होगा वो क्या होगा भाई? तो 3 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 4, 3 का 4 हो जाएगा, यानी कि 63,360 इंच होता है। तो यहाँ पर 3 का 4 किसमें है? इसमें है, तो इसलिए इसके आंसर हो जाएंगे 14 का ए। आंसर क्या हो जाएंगे? 14 का ए हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए 14 का ए, यहाँ पर समझ लेते हैं पूरी जानकारी को। चलिए भाई, एक मानक मील में 1.6 किलोमीटर होता है और एक समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर, ठीक है। तो एक मानक मील में 1.6 किलोमीटर होता है और समुद्री मील में 1.8 होता है, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट है? नहीं है। चलिए अब आते हैं आगे। अब आगे यहाँ पर देखो, 15वां नंबर प्रश्न पे आ जाइए। 15वां नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है? 15वां नंबर प्रश्न कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के शीर्ष पर 5 राज्यों का सही अवरोही क्रम लगाइए, यानी घटते हुए क्रम, यानी सबसे पहले बड़ा क्रम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 5 राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? सही अवरोही क्रम क्या है? तो बताएंगे इसके आंसर। पहला राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद है आपका उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात। या तो फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
उत्तर प्रदेश, गुजरात, या तो फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात नहीं। तो इसके आंसर हो जाएंगे बी। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। पहले सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात। चलिए अब हम लोग यहां पर पढ़ के समझ लेते हैं। देखो यहां पर क्या कह रहा है भाई कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए अब यहां पर देख लो भाई, यहां पर 5 क्षेत्रफल के आधार पर 5 राज्यों का सही आरोही क्रम। तो पहला राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद गुजरात। कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। क्या ध्यान देने वाली बातें हैं? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रफल में बहुत कम अंतर है। वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में चौथा लेकिन जनसंख्या में प्रथम है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में चौथा है पर जनसंख्या के हिसाब से पहला स्थान रखता है कौन? उत्तर प्रदेश। चलिए 16वां प्रश्न पे आ जाइए। 16वां प्रश्न क्या कहता है जी? 16वां प्रश्न कहता है, यहां पर समझेंगे 16वां प्रश्न, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? मतलब भारत का सबसे बड़ा जिला और दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लेह, कच्छ, क्या लग रहा है भाई आपको आंसर? तो बताइएंगे, लेह कच्छ या कच्छ लेह, जैसलमेर बीकानेर या कच्छ जैसलमेर। तो इसके आंसर हो जाएंगे कच्छ और लेह। कच्छ और लेह क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला जो है वो कच्छ है और उसके बाद कौन है? दूसरा लेह है, लेह। चलिए अब हम लोग यहां पर पढ़ करके समझ लेते हैं। सबसे बड़ा जिला जो है भाई वो क्या है? देखो यहां पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के जिलों का सही आरोही क्रम निर्धारित करते समय आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कच्छ गुजरात भारत का सबसे बड़ा जिला है। इसके बाद लेह लद्दाख का स्थान आता है जो दूसरा सबसे बड़ा जिला है। अतः सही विकल्प भी है। यानी कि यहां पर देख लो, सबसे बड़ा जिला कच्छ जिसका क्षेत्रफल है 45,652 वर्ग किलोमीटर और लेह जो है वो 45,110 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसलिए ये दोनों का अंतर ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा बड़ा छोटा नहीं है। तो ये बातें हैं। चलिए अब हम लोग 17वां नंबर प्रश्न पे जाते हैं। तटीय सीमा की लंबाई के संदर्भ में निम्नलिखित का आरोही क्रम में सजाएं। तटीय सीमा की लंबाई के क्रम में निम्नलिखित को आरोही क्रम में सजा दो भाई। तो क्या लग रहा है आपका आंसर? आपको आंसर क्या लग रहा है? पहले क्या आएगा? सबसे तटीय सीमा के लंबाई के संदर्भ में। तो सबसे ज्यादा लंबाई में किसके पास है? तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा लंबाई तो भाई अंडमान निकोबार के पास है। तो सबसे ज्यादा लंबाई तटीय सीमा की लंबाई अंडमान निकोबार, क्योंकि वो पूरी तरह से समुद्र में है। अच्छा, उसके बाद कौन आ जाएगा? तो उसके बाद आ जाएगा आपको पता होगा, उसके बाद गुजरात आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुजरात आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? तो उसके बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश। उसके बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश। उसके बाद क्या आ जाएगा? तमिलनाडु। तो बताइए 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 कहाँ पे है? ए। तो इसके आंसर ए हो जाएंगे। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? ए इसके आंसर हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर समझिएगा अच्छे से। देखो यहां पर समझेंगे क्या बोल रहा है कि पाठ के अनुसार तटीय रेखा की लंबाई आरोही क्रम में इस प्रकार दिया हुआ है। पहला नंबर पे अंडमान निकोबार जिसके पास कितना है भाई? 1962 किलोमीटर में फैला हुआ है ये इसके बाद तटीय रेखा है। गुजरात के पास कितना तटीय रेखा है? 1214 किलोमीटर। 1214 किलोमीटर। ये जितने भी पॉइंट है, ये जितना भी जो आपको हमने बताया कि 1214 किलोमीटर है, ये एनसीईआरटी का फैक्ट है। ये आप दूसरे बुक में कुछ और होगा लेकिन एनसीईआरटी का ही सही होगा, इस बात को दिमाग में रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। तीसरा नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश जो 973 किलोमीटर में फैला तटीय सीमा रेखा बनाता है। फिर उसके बाद तमिलनाडु जो 906 किलोमीटर
तटीय सीमा बनाती है। तो ये बातें हैं जी। चलो आगे आ जाओ, 18वां नंबर प्रश्न पे आ जाइए। 18वां नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। वाह, बहुत अच्छा सवाल है। मात्र वह भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। 3 ओर से घिरा हुआ है, तो बताएंगे इसके आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसके आंसर हो जाएंगे मेघालय होंगे, कि मिजोरम होंगे, कि त्रिपुरा हो जाएंगे, क्या होंगे, या असम हो जाएगा। तो इसके आंसर हो जाएंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा जी? त्रिपुरा हो जाएगा, जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। चलिए अब हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं। भारत का त्रिपुरा राज्य अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण पड़ोसी देश बांग्लादेश से 3 ओर से उत्तर, दक्षिण, पश्चिम से घिरा हुआ है। यह पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो केवल पूर्व में असम और मिजोरम से भारतीय मुख्य भूमि से जुड़ा है। जी हाँ, ये बात समझ में रखेंगे। शून्य सीमा, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को शून्य सीमा रेखा कहा जाता है। याद रखेंगे, याद रखेंगे ये बातों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। 19वां नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। 19वां नंबर प्रश्न क्या है? 19वां नंबर प्रश्न कहता है शून्य सीमा रेखा का संबंध किनके बीच है? भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, बांग्लादेश और त्रिपुरा, भारत और म्यांमार। तो इसके आंसर हो जाएंगे भारत और बांग्लादेश या त्रिपुरा। इस बातों को याद रखेंगे। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। चलिए 19वां नंबर प्रश्न का जो है यहां पर फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। बांग्लादेश त्रिपुरा राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को विशेष रूप से शून्य सीमा रेखा, जीरो बॉर्डर लाइन के नाम से जाना जाता है। यह नाम त्रिपुरा की विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति के कारण दिया गया है, क्योंकि यह राज्य अपनी सीमा का 84 भाग लगभग 856 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। अगरतला शहर सीमा के अंतर्गत ही निकट स्थित है। याद रखेंगे, अगरतला सीमा के अंतर्गत ही निकट है। अच्छा, अब कुछ और भी पॉइंट, यहां पर पॉइंट को समझिएगा। क्या कह रहा भाई कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम रेड क्लिफ सीमा रेखा कहते हैं, रेड क्लिफ। और भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम क्या बोलते हैं? मैकमोहन सीमा रेखा, मैकमोहन रेखा। याद रखेंगे इस बातों को भी, ठीक है, इस बातों को भी याद रखेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि सब क्वेश्चन बनाना ही हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट इसी से रिलेटेड था तो यहां पे बता दिया। अभी कोई जरूरी नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आए ही, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्या भाई, तो 20वां नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। 20वां नंबर पर कहता है कि पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो बताएंगे इसके आंसर क्या हो जाएंगे। इसके आंसर बताएंगे गुजरात, पंजाब या राजस्थान या जम्मू कश्मीर। तो इसके आंसर हो जाएंगे राजस्थान। क्या हो जाएंगे इसके आंसर? राजस्थान हो जाएंगे। तो राजस्थान पाकिस्तान से सबसे लंबा सीमा रेखा बनाता है। कितना बनाता है भाई? तो बनाता है 1170 किलोमीटर। पाकिस्तान पड़ोसी देश से ये सीमा बनाता है। याद रखेंगे, ये सब एनसीईआरटी में सवाल किया गया है, पूछा हुआ है सवाल। देखिए पाकिस्तान के साथ क्या कह रहा है यहाँ पे कि पाकिस्तान के साथ भारत के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। इनमें से राजस्थान का राज्य सीमा सबसे लंबी है। राजस्थान राज्य की सीमा सबसे लंबी है। आंकड़े के अनुसार राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1170 किलोमीटर है। यह सीमा थार रेगिस्तान से होकर गुजरती है और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, कुछ और तथ्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले अन्य प्रमुख राज्य गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और लद्दाख, लेकिन इनकी सीमा की लंबाई राजस्थान की तुलना में क्या है? कम है।
चलिए आगे आ जाइए और आ जाइए कौन सा प्रश्न पे, 21वां नंबर प्रश्न पे आ जाइए। यहां पर 21वां नंबर प्रश्न को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, समझिएगा। भारत के सागरीय पड़ोसी देश का सही युग्म कौन सा है? भारत के सागरीय पड़ोसी देश का सही युग्म कौन सा है? मालदीव और श्रीलंका, श्रीलंका और इंडोनेशिया, मालदीव और म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। तो इसके आंसर क्या होंगे? क्या लग रहे हैं आपको आंसर? तो इसके आंसर हो जाएंगे मालदीव और श्रीलंका, मालदीव और क्या हो जाएंगे? श्रीलंका हो जाएगा। चलो अब हम लोग कुछ पॉइंट को पढ़ कर समझ लेते हैं। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, श्रीलंका भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। चलिए अब यहाँ पर समझ लेंगे हम लोग कुछ बातों को। सागरीय क्षेत्र में भारत के दो प्रमुख द्वीपीय पड़ोसी देश, ये भारत की मुख्य भूमि से समुद्र द्वारा अलग अलग है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, तो वहीं श्रीलंका भारत के तमिलनाडु तट के समीप है। श्रीलंका को भारत से पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग करती है। तो याद रखेंगे, श्रीलंका को भारत से किसके द्वारा अलग करती है? तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा क्या करती है? अलग करती है। इस बातों को समझ में रखेंगे, किसके द्वारा अलग करती है? मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलो यहां पर कुछ पॉइंट है जो महत्वपूर्ण बिंदु है। इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार के साथ भी भारत की समुद्री सीमा लगती है, परंतु सागरीय पड़ोसी देश के रूप में मुख्यतः मालदीव और श्रीलंका ही उल्लेख किया जाता है, क्योंकि ये पूर्णतः द्वीपीय राष्ट्र है। ये पूर्णतः क्या है भाई? एक तरह से द्वीपीय राष्ट्र है। चलो 22वां नंबर प्रश्न पे आइए। 22वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र किन राज्यों में स्थित है? मिलान करें। चलो भाई मिलान कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर देखेंगे 22वां नंबर प्रश्न। 22वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि इसको मिलान करें। तो माहे जो है वो कहाँ है? माहे जो है वो कहाँ है? माहे कहाँ लगता है? तो माहे है केरल में। माहे कहाँ है? केरल में है। तो इसके आंसर हो जाएंगे 2। यनम जो है वो यनम है आंध्र प्रदेश में। यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश। तो 2 से आंसर निकल सकता है, 2 से तो आंसर निकल सकता है। तो आपके आंसर हो जाएंगे ए। आंसर क्या हो जाएंगे? ए। और तीसरा का तीसरा हो जाएगा करिकाल जो है वो कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, तो ए सही आंसर है। यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर क्या है, इसके व्याख्या को समझ लो। व्याख्या क्या कहता है? व्याख्या कहता है कि पुदुचेरी एक बिखरा हुआ केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के पूर्वी पश्चिमी दोनों तटों पर स्थित है। यह मुख्य रूप से 3 अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है: केरल मालाबार तट माहे, आंध्र प्रदेश यमन, और ठीक है, और तमिलनाडु पुदुचेरी का कारिकाल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फ्रांसीसी उपनिवेश था। माहे अब अरब सागर के तट पर स्थित है, जबकि यमन कारिकाल पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। बताइए, माहे जो है अरब सागर की तरफ है और यमन और कारिकाल किधर है? बंगाल की खाड़ी की तरफ है। यह भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिनका विस्तार 3 राज्यों में है। जी हाँ, आगे आ जाइए और अगला प्रश्न 23वां प्रश्न पे आ जाइए। 23वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य बांग्लादेश की सीमा का स्पर्श नहीं करता है? बांग्लादेश की सीमा स्पर्श नहीं करता है। कौन है भाई जो बांग्लादेश की सीमा स्पर्श नहीं करता है? मेघालय है क्या? असम है क्या? बताएंगे तो या मिजोरम है और त्रिपुरा है, या मणिपुर और नागालैंड है, या पश्चिम बंगाल है। तो इसके आंसर हो जाएंगे मणिपुर और नागालैंड। जी हाँ, नागालैंड और मणिपुर ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है। चलिए यहां पर देख लो,
कुछ है इधर पॉइंट, हाँ कुछ पॉइंट है, इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट है भाई, पढ़ लेते हैं इसको। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा 4096 किलोमीटर है, जो कुल 5 राज्यों की सीमा बनाती है। कितने राज्यों से सीमा बनाती है? 5 राज्यों से। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा स्पर्श नहीं करती है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ठीक है, नागालैंड, सिक्किम ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा स्पर्श नहीं करती है। दूसरी ओर से मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करती है। जी बात, ये बातें हैं। चलिए आ जाओ 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा समझते हैं हम लोग। पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई के अनुसार घटता हुआ क्रम क्या है? पड़ोसी देशों की लंबाई के अनुसार, पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई के अनुसार घटता हुआ क्रम बताइए। तो सबसे घटता हुआ क्रम यानी सबसे पहले बड़ा, सबसे बड़ा तो आपको अभी तुरंत पढ़ाया हमने बांग्लादेश। तो बांग्लादेश उसके बाद कौन सी हो जाएगा भाई? बांग्लादेश इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ये दोनों में से कोई आंसर होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश के बाद चीन आता है, चीन के बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल। तो आपका बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? बी सही विकल्प है। देख लो यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर सीमा की लंबाई, ये जो पीडीएफ है आपको फ्री में मिलने वाले हैं। आप सबसे पहले खुश हो जाइए क्योंकि ये पीडीएफ आपको फ्री में मिलने वाले हैं। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर इसकी सीमा है। चीन दूसरा नंबर पे आता है जो 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान तीसरा नंबर पे आता है जो 3323 किलोमीटर है। नेपाल जो है 1751 किलोमीटर, ठीक है। म्यांमार जो है भाई वो 1643 किलोमीटर है। भूटान जो है भाई वो 699 किलोमीटर है। याद रखेंगे। तो इस तरह से सीमा साझा करती है, याद रखेंगे। और सबसे यहाँ पर एक और पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे लंबी सीमा कौन साझा करती है भाई? सबसे लंबी सीमा कौन साझा करती है? तो इसके आंसर हो जाएंगे बांग्लादेश जो 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा। और सबसे कम छोटी सीमा साझा कौन करती है? अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। याद रखेंगे 106 किलोमीटर। चलिए अब हम लोग आते हैं आज का अंतिम प्रश्न पे। आज के अंतिम प्रश्न पार्ट 2 में अगले प्रश्न इसके बाद रहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। निम्नलिखित का मिलान करें और देश का एक सीमावर्ती राज्य बताइए। तो निम्नलिखित को क्या करना है? मिलान करना है। निम्नलिखित को क्या करना है? मिलान करना है। चलो मिलान कर लेते हैं। चीन जो है किसके साथ स्पर्श करता है? तो चीन स्पर्श करता है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले आपका ये हो जाएगा, चीन का हो जाएगा 3। चीन का क्या हो जाएगा? चीन का हो जाएगा 3। जी हाँ। अब रही बात नेपाल, तो नेपाल का बिहार जिसमें आएगा वही हो गया, बिहार। हाँ, तो नेपाल का 2, नेपाल 2 का 2 का भाई साहब 2। तो ऐसे मिलान करो। अब देख लो, अब आपको किस में मैच कर रहे हैं? अब 2 से निकल सकता है क्या? 2 से निकल जाएगा एकदम, ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ए। अब अपने से मिला लो। 3 का 1 पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलो म्यांमार का, तो यहाँ बचा 1, ये 1 हो जाएगा 4। म्यांमार का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये हैं इसके मिलान, जो पड़ोसी देश। चलिए यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर व्याख्या को देख लो। यहाँ पर क्या कर रहा है? चीन के साथ 5 राज्य और यूटी, नेपाल के साथ 5 राज्य, पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 यूटी, और म्यांमार के साथ 4 राज्य। देखिए यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर क्या कह रहा है कि चीन, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। ये सब राज्य, सभी उत्तर पूर्वी राज्य, ठीक है। तो ये बातें थी
तो आज का सेशन जो है यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में भी दिक्कत होगी। तो इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा ये क्लास अच्छा लगा तो हमारे वीडियो और हमारे क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि मैं आपके लिए ऐसा वीडियो इसी जुनून के साथ लेकर आता रहूं। ठीक है, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर करें और हमारे चैनल को ग्रोथ पर ले जाएं, ताकि मैं आपको इस तरह का वीडियो और इस तरह का जानकारी ज़रूर दूं। ठीक है, तो अगर आपको भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी, हमने एक स्रोत से नहीं, हमने बहुत सारे स्रोत, हमने क्लास 6 को मिला करके, क्लास 9 को मिला करके, क्लास 11 को मिला करके एक जगह कंबाइंड करके ये एमसीक्यू और प्लस में व्याख्या यानी एनसीईआरटी से व्याख्या आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपको हो सकता है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे इसके पार्ट 2, यानी कि 45 तक क्वेश्चन है इसके में, 45 तक क्वेश्चन लेकर आएंगे, यानी 25 के बाद 26 से 45 तक क्वेश्चन आपको परोसेंगे।